नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर तीन यहाँ पर हम लोगों ने टॉपिक लिया है आज का। तो डिज़ाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्टर, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज़ और एक तीसरा है क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये चल रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो टीचर्स की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी हम लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि भाई जब रण क्षेत्र में जाना ही है तो अच्छी तरह से अपने हथियार को तेज कर लेते हैं और अच्छी तरह से तैयारी करके कूदते हैं हम लोग। बस वही तैयारी चल रही है। रण क्षेत्र एकदम बिल्कुल तैयार होने वाला है, सब कुछ तैयार हो गया, सारा इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ हो गया है रेडी। तो उसी की तैयारी है, आप लोग भी लगे रहिए, चैनल पर आते रहिए, हमारी क्लास में आते रहिए, हमारे साथ जुड़िए, साथ में पढ़ें और एक साथ एक समावेशी कक्षा का निर्माण करें ऑनलाइन रूप में, जहाँ पर हम सब आपस में शेयर करके लर्निंग कर सकते हैं, नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन। सो इसमें है डिज़ाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज़ और तीसरा है क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल। तो हम लोग आज पहले बात करते हैं कि वाकई ये है क्या, हम लोग क्या करते हैं। सो लर्निंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस influenced by various factors that interact with each other. For effective teaching and meaningful learning, it is important to understand these factors and consider their implication while designing the classroom environment, activities and instructions. So ये क्या कह रहा है कि जो अधिगम जो होता है ना, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिस पर कई तरह के कारक अपना प्रभाव डालते रहते हैं, जैसे कि प्रभावी शिक्षण और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए इन कारकों को समझना सबसे जरूरी होता है और उन्हें कक्षा के वातावरण, गतिविधियां और निर्देशों की योजना बनाने समय ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक अधिगम के लिए और एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया के लिए जब हम अलग अलग कारकों पर ध्यान देते हैं तो हम लोग मुख्यतः ध्यान देते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि प्रभावित करते हैं किस चीज़ को, लर्निंग के पूरे प्रोसेस को कौन कौन से प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि क्या हुआ, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेजर फैक्टर्स कौन कौन सा है जो लर्निंग को प्रभावित करता है। तो पहला क्या होता है, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, शिक्षार्थी हैं, उनका क्या क्या विशेषता है, उनके गुण क्या क्या। इंटेलिजेंस पहला आता है कि उनकी बुद्धि, यानी कि उनका जो IQ लेवल है ना वो कैसा है। ठीक है, जिनका हाई IQ लेवल होता है वो क्या होता है, वो ग्रैस्प करते हैं जल्दी, है ना, वो क्या करते हैं, वो अपना काम का चीज़ निकाल लेते हैं। जिनका हाई IQ लेवल जो होता है थोड़ा सा कम होता है, उनके लिए अलग होता है। तो ये IQ लेवल पर डिपेंड करता है कि बच्चों का जो IQ, उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो कैसा है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और अलग अलग लर्नर्स का अलग अलग इंटेलिजेंस लेवल होता है, उसका IQ अलग अलग होता है। जैसे क्या होता है कि हाई IQ स्टूडेंट ग्रैस्प एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट फास्टर। ये क्या कर रहा है कि जिसका IQ ज़्यादा अच्छा होता है, बड़ा है, अधिक है, वो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, ग्रैस्प करते हैं, बहुत जल्दी खींच लेते हैं किस चीज़ को, कॉन्सेप्ट के मेन चीज़ को। यानी कि आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हो उसका जो मूल जो तत्व है ना उसको तुरंत खींच लेते हैं, समझ लेते हैं कि हम टीचर क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझ लेते हैं तुरंत। कौन, जिसका IQ ज़्यादा है, ठीक है, जिनका 170 से ऊपर होता है। लर्निंग स्टाइल दूसरा क्या है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक, लर्निंग स्टाइल। तो सम प्रेफर विजुअल एंड सम प्रेफर ऑडिटरी, अदर्स काइनेस्टिक मेथड्स। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि दृश्य के माध्यम से, दृश्य और जो होता है ना ऑडियो विजुअल के माध्यम से जल्दी समझते हैं, वीडियो देखकर जल्दी समझ जाते हैं, और कुछ सुन करके समझते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं स्पर्श करके समझते हैं, छू करके, महसूस करके उस चीज़ को समझते हैं। तो ये क्या होता है, लर्निंग स्टाइल होता है, सबका अलग अलग लर्निंग स्टाइल होता है। मोटिवेशन, तो ये क्या होता है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है ना, आंतरिक जो आपके पास प्रेरणा जो होती है ना, अभिप्रेरणा होता है, ये क्या होता है, फोस्टर डीपर लर्निंग। जो आपके पास इंटरनल जो मोटिवेशन है, जो आंतरिक जो मोटिवेशन होता है, उससे क्या होता है, गहन अधिगम होता है। जब आप अंदर से मोटिवेट हो जाओगे पढ़ने के लिए तो आप पढ़ लोगे। अगर कोई आपको फोर्स कर रहा है, बहुत मोटिवेट कर रहा है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें होता है। और एक बार से कहेंगे ना तो मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, आपका एक विल पावर होता है। मोटिवेशन इज़ नथिंग एक्सेप्ट योर विल पावर। आपको लग रहा है कि पढ़ना है तो पढ़ोगे, नहीं लग रहा है, नहीं मन कर रहा है, नहीं पढ़ पाओगे, बैठे रह जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। तो ये मोटिवेशन क्या होना चाहिए, इंटरनल अपने मन से आना चाहिए। और प्रेयर नॉलेज क्या होता है, पूर्व ज्ञान होना चाहिए। लर्निंग इज इनहेंस्ड व्हेन लिंक टू व्हाट द लर्नर्स ऑलरेडी नोज। अब जो प्रेयर नॉलेज होता है ना,
जो भी प्रायर नॉलेज है आपके पास है, पहले का जो आपके पास ज्ञान है, आपके पास जो जानकारी है, वो क्या करता है जब लिंक होता है ना अभी करंट अधिगम के साथ में, लर्निंग के साथ में, तो क्या होता है आपका जो ज्ञान होता है और बेहतर हो जाता है। यानी कि पूर्व ज्ञान है कि 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं आज के समय में 120 को 120 के साथ भी जोड़ सकते हैं, 120 + 120 + 120 भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पहला का जो ज्ञान था ना कि 1 और 1 जोड़ने से 2 हो जाता है, तो उससे आप जोड़ सकते हो। आगे के भी आप जो जटिल क्वेश्चन है उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको बेसिक मालूम है तो पहले से। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर आपकी भाषा में पकड़ है, ठीक है, तो क्या होता है कि आप जो होते हैं अपने नॉलेज को ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सीमित भाषा कौशल समझ को बाधित करता है, ठीक है। लिमिटेड लैंग्वेज स्किल्स कैन हिंडर व्हाट अंडरस्टैंडिंग। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास एक ही भाषा का ज्ञान है, ठीक है, और अगर आप कहीं जाते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, भाषा की समस्या ही तो आती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, आप जो भाषा जानते हो उसका यूज़ है ही नहीं, तो आप वहाँ पर कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो जितनी अधिक आप भाषा जानते हो उतना ही ज़्यादा आपके लिए आसान होता है अलग अलग जगहों पर जाना और वहाँ पर ढल जाना, ठीक है। वहाँ के कल्चर, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के सभी चीज़ों को समझना, कम्युनिकेट करने में आसानी होती है ना। इसीलिए क्या कहा जाता है कि एक इंग्लिश जो है वो हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सबको आता है, सभी जगह बोली जाती है। इसलिए बोलते हैं कि इंग्लिश जानना चाहिए हल्का फुल्का। ऐसे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश क्या होता है, कम्युनिकेशन का ये है, उसको स्टैंडर्ड ना माना जाए कि भाई इंग्लिश आती है तो वो एक मानक है, ठीक है। वो मतलब कि क्या होता है उसका स्टैंडर्ड का एक मानक है, बहुत बहुत अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता। कम्युनिकेशन का एक लैंग्वेज है। हाँ, ये है कि वो बोली सब जगह जाती है। साउथ में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी इंग्लिश आप बोल करके काम निकाल सकते हो, चूँकि अगर आपको तमिल, कन्नड़ ये सब नहीं आती है तो आप कर सकते हो, चूँकि वो कॉमन लैंग्वेज है, सबको भी आता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपकी भाषा पर पकड़ है, एक से अधिक भाषा पर पकड़ है, तो आप बहुत अच्छा सीख सकते हो। कभी भी कहीं कभी कोई भी चीज़ आप सीख सकते हो, आपके पास बाउंड्री नहीं आएगी। बाउंड्री मीन्स आपके पास वो बैरियर नहीं आएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या होता है, बैरियर होता है ना समझने में, सीखने में। दूसरा आपके पास सोशल एंड इमोशनल फैक्टर्स, सामाजिक और भावनात्मक कारक, ये भी फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है लर्निंग को, ठीक है। पीयर इन्फ्लुएंस, साथियों का प्रभाव, ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। पीयर एक्सेप्टेंस इम्प्रूव कॉन्फिडेंस एंड पार्टिसिपेशन, साथियों की स्वीकृति क्या होती है, आत्मविश्वास और सहभागिता को बढ़ाता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चे जो टीम में खेल रहे हैं, अगर उसने आपको भी एक्सेप्ट कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप अच्छी तरह से टीम के साथ मिल करके काम करते हो कि भाई अगली बार निकालना दें, ये सोचकर। तो क्या होता है, पीयर इन्फ्लुएंस करते हैं आपको पढ़ने के लिए। वही पीयर जो होता है ना, इन्फ्लुएंस करता है आपको खेलने के लिए भी, यार छोड़ो ना यार क्या पढ़ना है, चलो 1 घंटा खेल के आते हैं, घूम के आते हैं, चलो मॉल में घूम के आते हैं, ठीक है। तो पीयर का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। इमोशनल वेलबीइंग, भावनात्मक कुशलता, चिंता और डर जो होता है ना वो लर्निंग को रोकता है, ठीक है। अगर आपके पास चिंता है, एंजाइटी है कि मुझे किसी खास टीचर से या किसी खास सब्जेक्ट में बहुत दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो वो एंजाइटी क्या करता है, वो आपको पढ़ने से रोकता है। फियर है, डर है, तो वो भी आपको पढ़ने से रोकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, चिंता मुक्त होकर अधिगम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, डर से हट करके, डर से परे होकर के पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जिस चीज़ से आपको डर लगता है ना, आप उसी को हटा दीजिए अपने ऐसे, ठीक है, उसको आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ चला गया, ठीक है। टीचर्स स्टूडेंट रिलेशनशिप, अब क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है ना वो अच्छा होना चाहिए, सकारात्मक संबंध होना चाहिए, दोनों में खुला संवाद होना चाहिए, दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझ सकते हैं। टीचर क्या चाहता है वो बच्चे को मालूम होना चाहिए, अब बच्चा क्या चाहता है और कैसे वो ले पाएगा ये समझ टीचर के पास होनी चाहिए। इस प्रकार से क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जब होगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो आपका अधिगम बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारे अभी भी क्या होता है, बहुत सारी जगहों पर प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट्स और टीचर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। टीचर्स क्या है, बच्चे से किसी खास बच्चे को ही पकड़ के रखे रहते हैं, पूरे क्लास को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये प्रॉब्लम कब आता है, जब टीचर्स के पास में क्वालिटी नॉलेज नहीं होता है, कंटेंट नहीं हो पाता है, तो वो किसी खास को पकड़, या क्लासरूम में उसका कंट्रोल नहीं होता है, तब ये समस्या आती है। ये समस्या जनरली आती है टीचर्स के साथ कि वो पूरे क्लास को नहीं पढ़ा पा रहा है, तो क्या करता है किसी खास 4-5 को पकड़कर पढ़ाकर टाइम करके अपना निकल जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम कब आता है, जब आपके पास क्लासरूम कंट्रोल नहीं होता है। तो अब क्या होना चाहिए, ये किस चीज़ को दिखाता है, ये दिखाता है कि आपका स्टूडेंट के साथ में रिलेशनशिप अच्छा
नहीं। तो आप क्या करो, टिफ़िन ब्रेक में भी आप उसके साथ बैठ करके बातचीत कर सकते हो, एक अपना दोस्ती वाला व्यवहार बना सकते हो। अब इतनी भी दोस्ती नहीं होनी चाहिए कि कंधे पर हाथ रख दे बच्चा। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, एक रिलेशनशिप जो होता है ना, खुला संवाद को आमंत्रित करता है, प्रोत्साहित करता है, जिससे कि पढ़ाई और अधिगम जो है वो अच्छा हो जाता है। तीसरा जो फैक्टर है ना, वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है, पर्यावरण भी, यानी कि जो चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होता है वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है पठन पाठन को। फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक वातावरण, प्रकाश, लाइट, क्लास में लाइट नहीं है, क्या होगा, अंधेरे में पढ़ाई होगी नहीं, बच्चे लिख नहीं पाएंगे, और इससे क्या होता है, पढ़ाई बाधित होती है। बैठने की व्यवस्था नहीं है, एक बेंच पर 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे बैठ गए, तो जब बैठने में ही उनको दिक्कत हो रहा है तो पढ़ेंगे क्या वो, उनका सारा ध्यान कहाँ चला जाता है, बैठने पर चला जाता है। तो क्या होनी चाहिए, बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट प्रॉपर होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। और इसीलिए देखेंगे कि जो क्लासरूम होते हैं ना, उसमें खिड़कियाँ बहुत होती हैं, ठीक है ना, खुला खुला होता है। शोर का स्तर ध्यान केंद्रित करने में प्रभाव डालता है, और नॉइस जो लेवल होता है ना, वो कम होना चाहिए। नॉइस लेवल और वार्तालाप, कम्युनिकेशन, ये दोनों में अंतर होता है। हल्ला होना जो कि पूरे पढ़ाई को डिस्टर्ब कर देता है, और एक होता है सकारात्मक वातावरण में बच्चों का हंसना, खिलखिलाना और अधिगम में पार्टिसिपेट करना। और वही अधिगम में जो पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर होता है, तो वो नॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो फिजिकल एनवायरनमेंट को बनाती हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्लासरूम क्लाइमेट, कक्षा का वातावरण कैसा है, समावेशी और सम्मानजनक वातावरण क्या करता है, सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, बच्चे आपस में मिलजुल कर उस काम को अच्छी तरह से करते हैं, पढ़ते हैं। रिसोर्सेज एंड मटेरियल, संसाधन भी बहुत ज़रूरी होता है, सामग्री भी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी टीचिंग एड्स अवेलेबल है क्लास में, वो क्या होना चाहिए, इनरिच होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए कि आप अपने जो भी आपका जो लेसन प्लान है उसको पूरी तरह से जस्टिफाई कर पाए बच्चों के सामने। ठीक है, तो जितनी भी शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो उपलब्ध होनी चाहिए, और जब उपलब्ध होगा तभी आप अधिगम को और ज़्यादा रिच कर सकते हैं, उसको आप पॉजिटिव वे में अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी होता है। आप क्लास में गए पढ़ाने के लिए, पता चला चौक है ही नहीं, क्या करोगे आप, ठीक है, काम खत्म हो गया आपका। तो प्रॉपर चौक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, कलरफुल चौक होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जहाँ पर आप कलरफुल चौक यूज़ करके पूरे क्लास को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़, तो ये सब क्या है, रिसोर्स, ये सब मटेरियल जो क्लास में होना चाहिए। और अगर उसी क्लास में स्मार्ट बोर्ड आ गया, डिजिटल बोर्ड आ गया, तो और भी अच्छी बात है। अगला है पेडागोगिकल फैक्टर्स। जो पेडागोगिकल फैक्टर जो होता है ना, वो क्या होता है, पेडागोगी ऑलरेडी बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। टीचिंग मेथड्स, आपका पढ़ाने का तरीका क्या होता है, जो एक्टिव जो लर्निंग स्ट्रेटजी होता है ना, जैसे आप कैसे पढ़ा पा रहे हो क्लास में, ठीक है, आपको जैसा मूड पता चल रहा है बच्चों को, उसके अनुसार आपने ग्रुप डिस्कशन करा दिया, ठीक है, आपने ग्रुप एक्टिविटी वर्क करवा दिया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा करवाना है तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, टीचिंग मेथड जो होता है ना, वो भी आपके शिक्षण को प्रभावित करता है। कौन सा, अगर मान लीजिए आप केवल रटवा रहे हैं, रटो सुनाओ, कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो क्लास में गए और रीडिंग करवा के चल दिए, तो ये क्या करता है, ये पूरे क्लास को बोझिल करता है, बोर कर देता है कि गए रीड करके चला है, एक पैराग्राफ तुम पढ़ो, एक पैराग्राफ तुम पढ़ो। उनको लगता है नहीं पढ़ाते रहने से क्या होगा, 40 मिनट पार हो जाकर चल जाएंगे। इससे क्या होता है कि आप अनपॉपुलर हो जाएंगे दूसरे दिन, ठीक है, बच्चे आपको लाइक नहीं करेंगे। अगर आप वही एक्टिविटी करवाते हैं, है ना, किसी डांस के माध्यम से करवा दिए, प्ले के माध्यम से करवा दिए, कुछ करवा दिए, तो बच्चे आपको इंतजार करते हैं आपका कि वो सर कब आएंगे, आपको बुलाने जाएंगे कि आप ही चलिए सर। तो ये क्या होता है, आपका फैक्टर्स ये सभी अफेक्ट करता है किसी का शिक्षण विधियाँ, ठीक है, पेडागॉजी भी। असेसमेंट टेक्निक, मूल्यांकन करने का आपका तरीका क्या है, वो भी आपके पूरे शिक्षण को प्रभावित करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हेल्प करता है किस चीज़ का, टाइमली फीडबैक, आप एक रेगुलर फीडबैक आप लेते रहो कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, मैंने आज क्या पढ़ाया क्लास में, 1-2-3 क्वेश्चन पूछ करके निकल गए, एक रेगुलर फीडबैक आप ले रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, बच्चों का पूछ लेते हैं, ठीक है, कभी ऑरल पूछ लिए, कभी रिटन पूछ लिए। इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसका आउटकम सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो अलग अलग फैक्टर्स था, ये 4 जो प्रभावित करता है किस चीज़ को, आपके क्लासरूम एक्टिविटी को, आपके क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग को प्रभावित करता है। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फैक्टर्स। इन कारकों का इम्प्लीकेशन क्या होता है, प्रभाव क्या पड़ता है आपके काम पर। सो डिज़ाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, कक्षा निर्देशों की रूपरेखा तैयार करना।
सो इन कारकों का प्रभाव जो है उसने सबसे पहला क्या था, डिज़ाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। आप क्या क्या करते हैं, यूज डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, हर चीज़ के लिए, हर बच्चे के लिए है ना, हर काम के लिए आप क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन लिख करके आप वहाँ पर टांग भी सकते हैं, आप वहाँ पर तैयार भी कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर देखिए कि ये यूज डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, हर बच्चे के लिए आपको अलग अलग तरीका, अलग अलग निर्देश बना करके रखना पड़ेगा। सो टेलर कंटेंट बेस्ड ऑन लर्नर्स एबिलिटी एंड स्टाइल, तो हर बच्चे का जो उसका लर्निंग का स्टाइल क्या है, सीखने का क्या तरीका है, उसका उसकी क्षमता क्या है, उसके अनुसार आप करते हैं। स्कैफोल्ड लर्निंग जो है आपके पास वो क्या कर रहा है कि ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क एंड प्रोवाइड सपोर्ट प्रोग्रेसिवली। ये क्या कर रहा है कि सहायक शिक्षण का प्रयोग करें, बड़े बड़े काम को क्या करना है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके आप बच्चों को देना शुरू करें। इससे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो छोटे छोटे कामों को पूरा करते चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो लर्निंग जो ये है आउटकम है वो बहुत अच्छा आता है। यूज़ क्लियर एंड इंक्लूसिव लैंग्वेज, आपको क्या करना है, इंश्योर करना है कि ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। आप जो कुछ भी बोल रहे हो वो एकदम सिंपल होना चाहिए, एकदम सिंपल, और इतना सिंपल होना चाहिए कि बच्चे उसको अच्छी तरह से समझ जाएं। आप क्या कहना चाह रहे हो उसको वो समझ लें, उसके अनुसार वो काम करें, निर्देश का पालन करें। इनकॉर्पोरेट मल्टीपल मॉडलिटीज़, अब ये क्या कर रहा है कि बहु माध्यमों को शामिल करें। आप जब पढ़ाने जाते हो ना तो चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड तो आपके पास होता ही है, साथ ही साथ आप चार्ट भी यूज़ कर सकते हो, आप मैप यूज़ कर सकते हो, आप स्मार्ट क्लास में डिजिटल बोर्ड यूज़ कर सकते हो, प्रोजेक्टर यूज़ कर सकते हो, ऑडियो विजुअल मीडियम यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है, आप मॉडल यूज़ कर सकते हो छोटे छोटे, तो मॉडल आप यूज़ कर सकते हो जिसको बच्चे जो है ना वो छू करके, स्पर्श करके भी महसूस करते हैं। ये बेसिकली ये प्ले ग्रुप में काम आता है बहुत ज़्यादा। तो बहु माध्यमों से अगर आप पढ़ाते हैं क्लास में, इससे क्या होता है कि आपका क्लासरूम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और इफ़ेक्टिव होता है। ये तो डिज़ाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, अब क्लासरूम में जब जा रहे हो ना तो क्लासरूम को किस प्रकार से तैयार करते हैं ये आपके हाथ में होता है, ठीक। तो ये हम लोग को करना चाहिए अगर आपका मूड क्लास में जाके पढ़ाने का है तो, और नहीं तो अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम पास कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लान करते हैं, एक अच्छे टीचर क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि अगली बार मुझे जाना है क्लास 9 में, वहाँ क्या पढ़ाना है। आप पहले अपने स्टाफ रूम में बैठ कर उसका प्लानिंग कर लेते हैं, क्या क्या सामान आपको चाहिए आप ले करके जाते हैं, ठीक है, अब वहाँ पर पढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका इफेक्टिव क्लासरूम होता है, टीचर्स आपको लाइक, बच्चे भी आपको लाइक करते हैं। अगला जो आता है प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटी, छात्र की गतिविधियों की योजना बनाना है, क्या क्या बच्चे क्या क्या करेंगे एक्टिविटी उसको करना है। ग्रुप बेस्ड एंड इंडिविजुअल टास्क, आपको क्या करना है कि कौन कौन सा ग्रुप एक्टिविटी आप प्लान करते हैं, कौन कौन सा ग्रुप एक्टिविटी आप देंगे उनको, उसके लिए भी आप क्या करिए वहाँ पर प्लानिंग कर लीजिए। और उसके अनुसार इंडिविजुअल्स के लिए आप क्या क्या टास्क दे रहे हैं, होमवर्क देंगे, उसके लिए भी आप प्लानिंग कर लीजिए। इस तरह से क्या होता है कि विभिन्न अधिगम जो होती हैं ना सामाजिक आवश्यकताओं को लेकर के अगर आप करवाते हैं बच्चों से तो वो आपके स्टूडेंट एक्टिविटी को ज़्यादा अच्छा करता है। इंक्लूड रिफ्लेक्टिव एंड एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी, आप क्या कर सकते हैं, जर्नलिंग्स और रोल प्ले और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आप अपने क्लास को और अच्छा कर सकते हैं। तो अनुभव और चिंतनशीलता पर आधारित गतिविधि को करवा करके आप बच्चों को अच्छी तरह से अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि डायरी लेखन करवाना, रोल प्ले करवा देना, या फिर एक्सपेरिमेंट करवा के देख लेना, ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हैं। रिलेट टू रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, आप बच्चों को क्या कर सकते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से उनको आप जोड़िए, ठीक है। वास्तविक बोलिए कि आप जाके देखो, पूरे ग्राउंड में चले जाओ, खुले में जाके देखो क्या क्या हो रहा है, उसको आकर के फिर अपने अनुभव को तुम लिखो क्या क्या आपने क्या क्या देखा, आप उसको पेंट करो कि आपने क्या क्या देख कर के आया। इस तरह से क्या होता है कि रियल लाइफ से आप बच्चों को कनेक्ट करते हैं। ऑफर चॉइस एंड ऑटोनॉमी, आप बच्चों को प्रमोट कीजिए, किससे के लिए, ऑनरशिप ऑफ लर्निंग के लिए। कैसे सीखना है तुम्हें, तुमको जैसे सीखना है तुम वैसे ही सीखो, विकल्प और स्वायत्तता उसको प्रदान किया जाए, जिससे कि बच्चे क्या होते हैं, लर्न भी करते हैं और उसके बाद उनके ऊपर एक जिम्मेवारी भी होती है कि ये काम मैंने खुद चुना था और मुझे इसको अच्छा करना है। क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल, तीसरा क्या आता है आपके पास कि विद्यालय में अधिगम स्थान बनाना, एक अच्छा प्रॉपर लर्निंग स्पेस आपको तैयार करना चाहिए। तो फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव फिजिकल स्पेस बनाना है, लचीला और समावेशी भौतिक स्थान बनाना है। चलायमान फर्नीचर, एक मूवेबल आप वो बना दीजिए, फर्नीचर बना दीजिए, ठीक है। ये फर्नीचर को आप कभी भी कहीं भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बीच में एक पूरा स्पेस खाली बना सकते हैं और बच्चे के अनुसार आप जो है पूरे क्लास को हमेशा चेंज कर सकते हैं। इस तरह से पूरे क्लास को फ्लेक्सिबल बना दीजिए आप।
इमोशनली सेफ इन्वायरमेंट, आप क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्टफुल आपका क्लास होना चाहिए, बच्चे के अंदर में इंकरेजमेंट होना चाहिए, आपस में एक दूसरे को इंकरेज कर सकें। एम्पैथी शुड बी प्रोमोटेड, और बच्चों में एम्पैथी को बढ़ावा देना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपका क्लास जो होता है वो बहुत अच्छा बनता है। लर्निंग रिसोर्सेज सेंटर, किताबें, डिजिटल उपकरण, अन्य सामग्री जो है बच्चों को आप उचित मात्रा में प्रोवाइड करें। यानी कि आपके क्लास में क्या होना चाहिए, जितनी भी एसेसरीज है आपके पास, बुक्स हैं, डिजिटल टूल्स हैं, और फिर मनुस्क्रिप्ट्स हैं। लाइब्रेरी एक बहुत अच्छा स्थान होता है जहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, क्लासरूम में भी जो डिजिटल आपके पास जो है मीडियम है पढ़ाने का, उसमें भी बहुत सारे पीडीएफ्स वगैरह होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास रिसोर्स है जो होना चाहिए। कल्चरली रिस्पॉन्सिव स्पेस, सांस्कृतिक संवेदनशील स्थान, छात्र कार्यों को प्रदर्शित करें, विविधता को दर्शाएं, यानी कि बच्चे जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करें अपने कामों को वो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं स्टूडेंट अपने काम को, जिससे क्या होता है, डाइवर्सिटी इन मटेरियल, अलग अलग चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। लड़का लड़की का ग्रुप बना दिए, उनको आप बोलते हैं ना कि आप जाके किसी भी टॉपिक को आप रिप्रेजेंट करो, प्रेजेंट करो, ठीक है, ये उस पर कुछ बोलो, जा करके लेक्चर दो। इससे क्या होता है कि आप कल्चरली जो है ना, आप पूरे क्लास को रिस्पॉन्सिव बना देते हैं। केस स्टडी यहाँ पे एक देख लेते हैं हम लोग सब, कि हम लोगों ने अभी जो ऊपर में जो डिस्कस किया ना, उसका एक पूरा एक यहाँ पर देख लेते हैं। क्या सिचुएशन यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है कि ना ग्रेड 6 कक्षा 6 का यहाँ पर सिचुएशन है। वहाँ पर क्या हो रहा है कि भाषा क्षमता अलग अलग थी। स्टूडेंट्स हैड वेरिड लैंग्वेज एबिलिटी, बच्चा जो है ना अलग अलग परिवेश से आया है, उसको अलग अलग भाषा आती है, अलग अलग वो लोग बोली बोलता है। कुछ छात्र आदिवासी क्षेत्र थे तो वहाँ पर वो लोग अपना ट्राइबल लैंग्वेज बोल रहे हैं, और कुछ क्षेत्रीय बोली आती है उनके यहाँ की, वो बोल रहे हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे आपके जो गांव के हैं वो अपनी भाषा लेकर के आए हैं। तो ये क्या स्थिति है कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। अब क्या होना है, शिक्षक ने हिंदी और स्थानीय बोली में द्विभाषी निर्देश दे दिए। अब समझ आ गया बात, कि अगर मान लीजिए कि बच्चे क्लास में हिंदी इंग्लिश दोनों वाले हैं, बच्चे हैं, नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, तो क्या होता है, टीचर को क्या करना चाहिए, वो हिंदी में भी पढ़ाएगा, इंग्लिश में भी पढ़ाएगा, दोनों चीज़ों में वो ट्रांसलेट करेगा। एक बार हिंदी में बोल दिया, एक बार इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर दिया। इससे क्या होता है कि दृश्य माध्यम और समूह कार्यों का उपयोग करके क्या कर सकता है, वो बच्चों को एक समावेशी शिक्षा दे सकता है। इससे क्या होता है, सभी बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्लास में टीचर इंग्लिश बोले जा रहा है, ऐसे बच्चे भी हैं जो जिनको इंग्लिश समझने में दिक्कत होता है, वो बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो इसका उपाय क्या है, यही है सबसे अच्छा, कि जिस तरह के बच्चे हैं उनके अनुसार आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। आप दोनों चीज़ में बात करें, दोनों भाषा में बात करेंगे, जो उनको समझ में आता है उसी पर बात करेंगे। वो सभी समूहों में सहभागिता और अधिगम परिणाम में सुधार हो जाता है। तो जब आप इस तरह से काम करोगे ना, तो आप देखना कि हिंदी वाले और जो लोकल लैंग्वेज वाले हैं वो भी, और जो इंग्लिश वाले हैं वो भी, सारे लोग समझ जाते हैं आपके इंस्ट्रक्शन को, आप जो देना चाहते हैं उसको। इससे क्या होता है कि आपका जो मेहनत है ना वो सक्सेस हो जाता है, आपका जो मेहनत है वो सफल हो जाता है। तो ये सब कारक जो होते हैं, प्रभावी कारकों को अगर आप समझदारी से अपने अधिगम में शामिल करते हैं तो अधिगम सबसे अच्छा हो जाता है। शिक्षकों को क्या चाहिए, छात्रों की आवश्यकताएं, उनके संदर्भों और क्षमताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, तो आज का देखिए एक बहुत अच्छा सेगमेंट एक शुरू कर रहे हैं आज से, कि भाई आज का जो एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि पूरा का पूरा जब आपके पास लेक्चर हो गया है तो एक क्वेश्चन भी है कि एक शिक्षक जो है ना बेहतर कैसे होता है। ठीक है, वो उसको क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कक्षा के अधिगम को बहुत ज़्यादा सुलभ करता है। तो बस आज के लिए इतना ही है, एक अगले टॉपिक के साथ फिर अगले क्लास में हाजिर हो जाएंगे। और थोड़ा सा चैनल को आप लोग लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर दीजिएगा उसमें थोड़ा सा। उससे क्या होता है, तारीफ़ करने से मेरे अंदर भी मोटिवेशन आता है ना, तो और अच्छा मेहनत करने का मन करता है। ठीक है, तो तारीफ़ करना चाहिए खुल करके। आजकल देखते हैं कि आजकल तारीफ़ करने में बड़ा कंजूसी हो रहा है। छोटी छोटी खुशियाँ इसी से आती हैं, बड़े बड़े खुशियों को छोड़ दीजिए, उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना वो आप ही लोगों से आती है। छोटा छोटा कमेंट कर देना है, बहुत अच्छा सर, गुड सर, मज़ा आ गया सर, बेहतरीन सर, बस उतना ही में मज़ा आ जाता है, पढ़ाने का भी मज़ा आ जाता है। और ऐसे तो हम अच्छा पढ़ाते ही हैं और अच्छे टीचर भी हैं हम, और आप लोग भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो चैनल को इसी तरह से आप लोग क्लास में आते रहिए और पढ़ते रहिए, और तब तक के लिए नमस्कार।